नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा एक कदम आगे कैसे सोच लेते हैं? जैसा लगता है जैसे वो भविष्य देख पा रहे हो। हाँ, ये होता है। आज हम इसी पर बात करेंगे, आपके भेजे हुए स्रोतों के आधार पर। इनमें एक ऐसी बड़ी शक्तिशाली सोचने की तकनीक का जिक्र है जो किसी को भी एक रणनीतिकार की तरह सोचने में मदद कर सकती है। मुश्किलें आने से पहले भांपने में, और यहाँ तक कि अपने कॉम्पिटिटर्स को मात देने में भी। कहते हैं ना, बस एक कदम आगे सोचना ही कई बार जीत दिला देता है। बिल्कुल। और जैसा आपके स्रोत साफ करते हैं, ये कोई जादू टोना नहीं है। हाँ, ये एक प्रॉपर तरीका है, एक सिस्टम है, जिसे हम कह सकते हैं परतदार सोच या फिर मल्टी लेयर्ड थिंकिंग। परतदार सोच। हाँ, और ये असल में कुछ बहुत ही कारगर मानसिक औजारों के एक मिक्सचर है। और अच्छी बात यह है कि इन्हें कोई भी सीख सकता है। हाँ, स्रोत में इन औजारों का जिक्र है, जैसे तेजी से चीजों को देखना और समझना, वो ऊडा लूप जिसे कहा गया है। हाँ, ऊडा। फिर है मन ही मन में किसी सिचुएशन की रिहर्सल करना, प्रॉब्लम को पलट कर देखना, इन्वर्जन जिसे कहते हैं, उल्टा सोचना। हाँ, और किसी फैसले के सिर्फ फौरी नहीं बल्कि आगे के नतीजों के बारे में सोचना, सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग। ये सब मिलकर एक कमाल का, क्या कहें, ब्रेन हैक बनाते हैं। सही कहा। और आज हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से जो ज्ञान मिला है उसके सबसे जरूरी हिस्सों को समझें। हाँ, कैसे ये तकनीकें हमें सिर्फ ऊपरी तौर पर रिएक्ट करने से आगे ले जाती हैं। हाँ, और ज्यादा गहरे बेहतर फैसले लेने में मदद करती हैं। और वो आम गलतियां, उनसे कैसे बचें। बिल्कुल, सबसे जरूरी उन आम गलतियों से कैसे बचा जाए जिनमें लोग अक्सर फंस जाते हैं। तो चलिए इन स्रोतों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि ये परतदार सोच काम कैसे करती है। तो सबसे पहले स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि हमारी जो आम सोच है उसमें कमी क्या है, हम अक्सर चूक कहाँ जाते हैं। देखिए, ज्यादातर लोग, जैसा स्रोत बताते हैं, वो पहली कोटि की सोच में ही फंसे रहते हैं, मतलब फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग। फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग। इसका मतलब है वो सिर्फ जो सामने दिख रही प्रॉब्लम है या उसका जो एकदम तत्कालिक नतीजा है, बस उसी पर ध्यान देते हैं, वहीं सोच रुक जाती है। जैसे स्रोत में वो उदाहरण था, कोई जरूरी ईमेल आया और हमने घबराकर या शायद गुस्से में फौरन जवाब दे दिया। पहली सोच बस यहीं तक कि भाई जवाब भेज दिया। हाँ, बस। लेकिन उसके आगे क्या? बिल्कुल। अब हो सकता है उस जल्दबाजी के जवाब से बात बिगड़ गई, कोई रिश्ता खराब हो गया या कोई बड़ा नुकसान हो गया। ये हुए दूसरे तीसरे लेवल के नतीजे जिन पर ध्यान ही नहीं गया। अच्छा। स्रोत ही साफ करते हैं कि ये जो पहली कोटि की सोच है, ये रोजमर्रा की छोटी मोटी चीजों के लिए शायद ठीक भी हो। हाँ, चल जाता होगा। लेकिन जहां कुछ दांव पर लगा है, कोई जरूरी फैसला लेना है, वहां ये खतरनाक साबित हो सकती है। और यहीं पर वो परतदार या स्ट्रेटेजिक सोच काम आती है ना? बिल्कुल। स्रोत कहते हैं कि ये न सिर्फ हमें बेहतर चाले चलने में मदद करती है, बल्कि दूसरों के सोचने का तरीका समझने में भी, और उनसे एक कदम आगे रहने में। एकदम सही। ये सिर्फ रिएक्ट करना नहीं है, ये सोच समझकर पहल करना है। अच्छा। तो ये तो ही प्रॉब्लम। अब आते हैं समाधान पर, जिसका जिक्र आपके स्रोतों में काफी डिटेल में है। ये परतदार सोच के अलग अलग हिस्से क्या हैं? पहला था वो अवलोकन और पुनरावृत्ति, ओडा लूप। स्रोत इसे बहुत अहमियत देते हैं। हाँ, ओडा, ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड, एक्ट। सुनने में तो सीधा लगता है, पर स्रोत इसे इतना पावरफुल क्यों मानते हैं? क्योंकि इसकी असली ताकत इसकी रफ्तार में है, और ये जो लगातार चलने वाला साइकिल है उसमें है। ऑब्जर्व यानी देखो, तेजी से जरूरी जानकारी इकट्ठा करो। ओरिएंट मतलब समझो या विश्लेषण करो, उस जानकारी के बेस पर सिचुएशन का एक मेंटल मैप बनाओ, समझो कि क्या चल रहा है। ठीक है। डिसाइड यानी निर्णय लो, उस समझ के आधार पर एक फैसला करो। और एक्ट यानी उस फैसले पर अमल करो। और फिर फौरन वापस ऑब्जर्व पर जाओ, देखो कि आपके एक्शन का नतीजा क्या हुआ, और फिर से ये पूरा साइकिल दोहराओ। अच्छा, ये बार बार होता है? हाँ, और स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये चक्र जितनी तेजी से चलेगा, आप उतनी ही तेजी से सीखेंगे और हालात के मुताबिक खुद को ढालेंगे। अच्छा, तो ये स्पीड और लगातार सीखते रहने का खेल है। स्रोत में वो फाइटर पायलट वाला उदाहरण बड़ा दिलचस्प था। हाँ, वो क्लासिक उदाहरण है। कैसे कम पावरफुल प्लेन वाले पायलट भी सिर्फ इसलिए जीत जाते हैं क्योंकि वो दुश्मन से ज्यादा तेजी से ऊडा लूप चला सकते हैं, मतलब ज्यादा तेजी से स्थिति को समझकर, फैसला लेकर और एक्शन लेकर। बिल्कुल। स्रोत इसे सोच की गति कहते हैं, स्पीड ऑफ थॉट, जो अक्सर फिजिकल ताकत से ज्यादा जरूरी साबित होती है। और ये सिर्फ लड़ाई के मैदान की बात नहीं है। स्रोत बताते हैं कि सफल स्टार्टअप्स अक्सर यही करते हैं। अच्छा, कैसे? फैसला करते हैं कि प्रोडक्ट में क्या बदलाव करना है, और फिर
तेजी से वो बदलाव लागू करते हैं। हाँ, वो पिवट करना जिसे कहते हैं। हाँ, ये लगातार चलने वाला पिवट या दिशा बदलना, ये इसी ओडा लूप का नतीजा है। लेकिन एक सवाल है, क्या इतनी तेजी में गलतियां होने का खतरा नहीं बढ़ता? स्रोत इस बारे में कुछ कहते हैं? हाँ, ये एक वाजिब चिंता है और स्रोत भी मानते हैं कि तेजी से लिए गए फैसले हमेशा परफेक्ट नहीं होते। लेकिन ओडा का फायदा ये है कि आप छोटे छोटे एक्शन लेते हैं और फौरन फीडबैक लेकर सुधार करते हैं। तो अगर कोई गलती होती भी है तो वो छोटी होती है। अच्छा, मतलब नुकसान कम होता है। हाँ, और आप जल्दी संभल जाते हैं। ये एक बड़ी परफेक्ट योजना बनाकर उस पर अटके रहने से ज्यादा कारगर है, खासकर ऐसे माहौल में जहां चीजें तेजी से बदल रही हों। समझ गए। अब आते हैं दूसरे कंपोनेंट पर, मानसिक पूर्वाभ्यास, मेंटल रिहर्सल, यानी मन ही मन अभ्यास करना। स्रोत इसके बारे में क्या कहते हैं? स्रोत बताते हैं कि ये तकनीक जो है वो दिमाग को असल में काम करने के लिए तैयार करती है। आप कोई जरूरी काम करने से पहले, मान लीजिए कोई प्रेजेंटेशन देनी है या कोई मुश्किल बातचीत करनी है, हाँ, उससे अपने दिमाग में कई बार करते हैं। आप कल्पना करते हैं कि क्या क्या हो सकता है, आप क्या कहेंगे, सामने वाला क्या रिएक्ट कर सकता है और आप उसका जवाब कैसे देंगे। और स्रोत ये भी दावा करते हैं कि ये सिर्फ सोचने भर से परफॉर्मेंस बेहतर होती है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? क्या ये बस ख्याली पुलाव पकाना नहीं है? नहीं, स्रोत ने बाकायदा रिसर्च का हवाला है जो दिखाता है कि मेंटल रिहर्सल असल में दिमाग के उन्हीं हिस्सों को एक्टिवेट करता है। अच्छा, जो आप असल में वो काम करते वक्त इस्तेमाल करते हैं। तो इससे एक तरह की मानसिक मेमोरी बन जाती है, जैसे मसल मेमोरी होती है ना। हाँ। वैसे ही स्रोत में टॉप एथलीट्स का उदाहरण है। वो रेस से पहले हर मोड़, हर स्ट्राइड की कल्पना करते हैं। हाँ। या सर्जन, जो ऑपरेशन से पहले हर कट, हर टांके को मन में दोहराते हैं। इससे वो ज्यादा शांत, फोकस्ड और तैयार महसूस करते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह की दिमागी कसरत है। स्रोत में वो नेगोशिएटर्स का भी जिक्र था। हाँ? कि कैसे वो अलग अलग सिनेरियो का अभ्यास करके मीटिंग में ज्यादा सफल होते हैं। वो शायद ये कल्पना करते होंगे कि अगर सामने वाला ये कहे तो मैं ये कहूंगी, अगर वो गुस्सा हो जाए तो मैं शांत रहूंगी। बिल्कुल। ये आपको अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए तैयार करता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और मौके पर हड़बड़ाने की संभावना कम करता है। स्रोत इसे कहते हैं अनुभव को बिना जोखिम उठाए हासिल करना। कमाल है। अब तीसरा कंपोनेंट जो मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है, दूसरी कोटि की सोच, सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। स्रोत इसे परतदार सोच का इतना अहम हिस्सा क्यों मानते हैं? क्योंकि ये हमें वो जो तात्कालिकता का जाल है ना, उससे बाहर निकालता है। तात्कालिकता का जाल? हाँ। पहली कोटि की सोच पूछती है, अगर मैं ये करूं तो अभी क्या होगा, बस। दूसरी कोटि की सोच पूछती है, और उसके बाद क्या होगा, और फिर उसके बाद। ये किसी फैसले के दूरगामी, अक्सर छिपे हुए नतीजों को देखने की कोशिश है। स्रोत में वो सैलरी हाइक वाला उदाहरण था। हाँ। पहली कोटि, क्या मुझे प्रमोशन मिलेगा? अगर हाँ तो खुशी, बात खत्म। हाँ। लेकिन दूसरी कोटि की सोच आपको रुककर पूछने पर मजबूर करती है, अच्छा अगर प्रमोशन मिल गया तो? क्या नई जिम्मेदारियां मेरी काबिलियत से ज्यादा होंगी? क्या काम का बोझ इतना बढ़ जाएगा कि मेरी पर्सनल लाइफ पर असर पड़ेगा? क्या इस नए रोल में सीखने के मौके कम हो जाएंगे? क्या ये मुझे एक ऐसे रास्ते पर डाल देगा जहां मैं लंबे समय तक फंसा रह जाऊंगा? बाप रे। स्रोत कहते हैं कि अक्सर ये जो सेकंड ऑर्डर के परिणाम होते हैं वो पहले वाले से कहीं ज्यादा जरूरी होते हैं, लेकिन उन पर ध्यान ही नहीं जाता। ये तो वाकई गहरा है, लेकिन क्या इससे हम बहुत ज्यादा सोचने या वो एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार नहीं हो सकते? हर चीज के 10 लेवल नीचे सोचते रहेंगे तो फैसला कब लेंगे? बिल्कुल सही सवाल है, और स्रोत भी इस खतरे से आगाह करते हैं। दूसरी कोटि की सोच का मतलब ये नहीं कि अंतहीन सोचते रहो। हाँ। आमतौर पर दूसरे या शायद तीसरे लेवल तक सोचना काफी होता है। मकसद बस ये समझना है कि हर फैसले की एक लहर होती है जो दूर तक जाती है। हमें बस उस लहर के असर का अंदाजा होना चाहिए। स्रोत इसे नतीजों को समझने की कला कहते हैं। ठीक है, मतलब एक लिमिट रखनी होगी। और चौथा कंपोनेंट, उल्टा सोचना, इन्वर्जन। ये तो नाम से ही दिलचस्प लगता है। स्रोत इसे कैसे समझाते हैं? ये भी एक बहुत पावरफुल पर थोड़ी अलग सी तकनीक है। इसमें आप सीधे ये नहीं पूछते कि सफलता कैसे मिलेगी। तो क्या पूछते हैं? आप पूछते हैं असफलता कैसे पक्की होगी, या कौन सी चीजें हैं जो गारंटीड इस काम को डुबा देंगी। अरे वाह, ये तो चार्ली मंगर का पसंदीदा तरीका है, जैसा स्रोत में बताया गया है। हाँ बिल्कुल। उनका मानना है कि स्मार्ट बनने से ज्यादा जरूरी है बेवकूफी से बचना। तो ये तकनीक हमें बेवकूफी भरी गलतियों से बचाने में मदद करती है। बिल्कुल।
स्रोत बताते हैं कि अक्सर हम सक्सेस के रास्ते पर इतना फोकस करते हैं कि उन गड्ढों को देखना भूल जाते हैं जो हमें गिरा सकते हैं। उल्टा सोचने से वो गड्ढे साफ नजर आने लगते हैं। जैसे अगर लक्ष्य एक नया बिजनेस शुरू करना है तो उल्टा सोचकर पूछिए, इस बिजनेस को फेल करने के सबसे पक्के तरीके क्या हैं? अच्छा, क्या हो सकते हैं? शायद जवाब आए, खराब कस्टमर सर्विस, जरूरत से ज्यादा खर्च करना, मार्केट को ही ना समझना। अब आपका काम है इन असफलता के कारणों को जानबूझकर टालना या खत्म करना। तो ये एक तरह का प्री मॉर्टम हुआ, काम शुरू करने से पहले ही सोचना कि ये कैसे फेल हो सकता है। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन क्या ये हमें बहुत ज्यादा नेगेटिव या निराशावादी नहीं बना देता, हमेशा बुरा ही सोचते रहना? स्रोत कहते हैं कि इसे निराशावाद नहीं बल्कि यथार्थवाद समझना चाहिए। रियलिज्म। अच्छा। ये आपको वो जो अंधा आशावाद होता है ना, उससे बचाता है। मकसद सिर्फ प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनाना नहीं है, बल्कि उन संभावित प्रॉब्लम्स को पहचानकर उनके सॉल्यूशन पहले से सोचकर रखना है। ये आपको ज्यादा मजबूत और तैयार बनाता है, ना कि कमजोर या डरावा। समझ गए। तो ये चारों ऊडा, मेंटल रिहर्सल, सेकंड ऑर्डर थिंकिंग और इन्वर्जन, ये मिलकर परतदार सोच बनाते हैं। हाँ जी। अब स्रोत में जो प्रैक्टिकल उदाहरण दिए हैं उन पर आते हैं ताकि ये और साफ हो जाए। वो सैलरी नेगोशिएशन वाली बात को ही थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो पहली कोटि वाला व्यक्ति, जैसा हमने कहा, शायद सीधा मांग रखेगा, मनाही सुनेगा और निराश हो जाएगा। हाँ। अब देखते हैं परतदार सोच वाला क्या करेगा, जैसा स्रोत सुझाते हैं। सबसे पहले वो मानसिक पूर्वाभ्यास करेगा। वो मैनेजर के साथ होने वाली बातचीत के कम से कम 3-4 अलग-अलग सिनेरियो सोचेगा। अच्छा। अगर मैनेजर बजट का बहाना बनाए तो क्या कहना है? अच्छा। अगर वो पिछले परफॉर्मेंस पे सवाल उठाए तो कौन से डेटा दिखाने? अगर वो कम ऑफर दे तो कैसे मोलभाव करना है? वो इन डायलॉग्स की मनी मन प्रैक्टिस करेगा। ठीक है, तैयारी हो गई। फिर वो दूसरी कोटि की सोच का इस्तेमाल करेगा। अगर मुझे मनचाही हाइक मिल गई तो अगले 6 महीनों में मुझसे क्या उम्मीदें होंगी? हाँ। क्या मुझे कोई मुश्किल प्रोजेक्ट मिलेगा? अगर नहीं मिली तो मेरा अगला कदम क्या होगा? क्या मैं नई नौकरी ढूंढूंगा? उसके क्या नतीजे होंगे? वो सिर्फ हाँ या ना से आगे सोचेगा। और उल्टा सोचना भी इसमें लगेगा। हाँ, वो उल्टा सोचेगा। कौन सी शर्तें मानने पर मुझे बाद में पछतावा होगा? जैसे शायद बहुत ज्यादा काम का बोझ या ऐसी जिम्मेदारी जिसके लिए मैं तैयार नहीं हूं। वो अपनी एक मिनिमम एक्सेप्टेबल लिमिट तय करेगा जिसके नीचे वो समझौता नहीं करेगा। राइट। और बातचीत के दौरान वो ओडा लूप का इस्तेमाल करेगा। मैनेजर की बॉडी लैंग्वेज, टोन, शब्दों को ऑब्जर्व करेगा। हाँ। तुरंत ओरिएंट करेगा कि बातचीत किस दिशा में जा रही है। डिसाइड करेगा कि अपनी स्ट्रेटेजी में क्या बदलाव लाना है, जैसे ज्यादा जोर देना है या थोड़ा पीछे हटना है, और फिर एक्ट करेगा। वाह, ये तो पूरी एक स्ट्रैटेजी बन गई। नतीजा जाहिर है बेहतर होगा। बिल्कुल। उसे शायद बेहतर डील मिले या कम से कम वो बिना सोचे समझे कोई फैसला नहीं लेगी और अपने ऑप्शंस को लेकर ज्यादा साफ रहेगी। बिल्कुल। स्रोत यही दिखाते हैं कि कैसे ये तकनीकें मिलकर आपको ज्यादा कंट्रोल और कॉन्फिडेंस देती हैं। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं, प्रोडक्ट लॉन्च करने का। स्रोत ने इसे भी काफी विस्तार से समझाया है। हाँ, पहली कोटि की सोच, प्रोडक्ट बनाया, लॉन्च किया, कुछ बिका, चलो ठीक है। लेकिन परतदार सोच वाला एंटरप्रेन्योर इसे कैसे करेगा? लॉन्च से पहले वो उल्टा सोचेगा, कौन सी एक चीज इस लॉन्च को पूरी तरह डुबा सकती है। शायद जवाब मिले, शिपिंग में देरी या वेबसाइट का क्रैश होना। वो इन पर सबसे पहले काम करेगा। स्रोत इसे कहते हैं सबसे बड़े रिस्क को पहले खत्म करना। ठीक है, प्री मॉर्टम हो गया। फिर वो मानसिक पूर्वाभ्यास करेगा। वो कल्पना करेगा कि ग्राहक शिकायत कर रहे हैं, नेगेटिव रिव्यू लिख रहे हैं, रिफंड मांग रहे हैं। ओह, मुश्किल सिचुएशन। हाँ, वो सोचेगा कि इन स्थितियों में उसकी टीम कैसे रिएक्ट करेगी, क्या जवाब देगी। वो इन मुश्किल बातचीत की प्रैक्टिस करेगा। और दूसरी कोटि की सोच यहाँ कैसे लगेगी? वो सोचेगा अगर लॉन्च सफल रहा तो क्या हमारे पास बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक है? क्या हमारी कस्टमर सर्विस टीम तैयार है? हाँ, ये भी जरूरी है। अगर औसत दर्जे का रहा तो हमारी ब्रांड इमेज पर क्या असर पड़ेगा? भविष्य के प्रोजेक्ट्स के लिए क्या सबक मिलेंगे? वो तात्कालिक बिक्री से आगे देखेगा। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि अक्सर कंपनियां सफलता के नतीजों के लिए तैयार नहीं होती। ये बात तो है। और लॉन्च के बाद OODA लूप। लॉन्च के बाद वो लगातार ओडा लूप चलाएगा। कस्टमर्स के फीडबैक को ऑब्जर्व को ध्यान से सुनेगा, समझेगा कि क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं। ओरिएंट फैसला करेगा कि प्रोडक्ट या मार्केटिंग में क्या छोटे मोटे बदलाव करने हैं, डिसाइड, और उन्हें तेजी से लागू करेगा। अच्छा। स्रोत इसे
बाजार के साथ सीखना कहते हैं। इस तरह वो एक बड़े जुए को छोटे मैनेज करने लायक एक्सपेरिमेंट्स की सीरीज में बदल देता है। ये वाकई बहुत प्रैक्टिकल और पावरफुल लग रहा है। स्रोत में इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने के लिए एक 5 मिनट के अभ्यास का भी जिक्र था। क्या वो हम श्रोताओं के साथ साझा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। स्रोत इसे 7 दिनों तक रोज सुबह करने की सलाह देते हैं ताकि इसका असर महसूस हो। ये बहुत सिंपल है। बताइए। 1. अवलोकन ऑब्जर्व 30 सेकंड्स। आज की सबसे जरूरी चीज क्या है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, उसे एक लाइन में लिखें। ठीक है। 2. पूर्व अभ्यास 90 सेकंड। आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप उस काम को 3 अलग-अलग तरीकों से पूरी तरह सफल होते हुए देख रहे हैं। मतलब क्या दिख रहा है, क्या सुन रहा है, कैसा महसूस हो रहा है। फिर कल्पना करें कि वो 3 तरीकों से पूरी तरह फेल होता है। दोनों चीजें, सफलता और विफलता। हाँ, दोनों। फिर 3. उल्टा सोचें 60 सेकंड। खुद से पूछें इस काम में पक्की विफलता कैसे मिलेगी। 3 मुख्य कारण लिखें। हर कारण के सामने उसे टालने या रोकने का एक तरीका लिखें। ओके। 4. दूसरी कोटि की जांच सेकंड ऑर्डर चेक 60 सेकंड। अपनी सबसे अच्छी योजना जो आपने सोची है उसके लिए 2 बार पूछें और फिर क्या। इससे अगली संभावित चुनौती क्या आ सकती है उसे लिखें और उसे रोकने के लिए एक छोटा कदम लिखें जो आप उठा सकते हैं। और आखिर में 5. कार्य करें 30 सेकंड। अब इस पूरी सोच के आधार पर एक सबसे छोटा पहला कदम चुनें जिससे आप अगले कुछ मिनटों में कर सकते हैं। उसे लिख लें या तुरंत शुरू कर दें। बस 5 मिनट, 30 सेकंड अवलोकन, 90 सेकंड पूर्वाभ्यास, 60 सेकंड उल्टा सोचना, 60 सेकंड दूसरी कोटि की जांच और 30 सेकंड एक्शन। ये तो काफी मैनेजेबल लगता है। हाँ। और स्रोत कहते हैं कि सिर्फ 7 दिन में फर्क दिखने लगेगा। हाँ, स्रोत का दावा यही है कि ये अभ्यास आपके दिमाग को मतलब डिफॉल्ट रूप से ज्यादा परतदार तरीके से सोचने के लिए ट्रेन करना शुरू कर देता है। ये एक तरह से मेंटल मसल बनाने जैसा है। लेकिन जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, क्या इस तरह सोचने में कुछ आम पीजेस या खतरे भी हैं जिनसे सावधान रहना चाहिए? स्रोत इस पे क्या कहते हैं? हाँ, स्रोत 3 मुख्य जालों का जिक्र करते हैं। पहला है विश्लेषण पक्षाघात, पैरालाइसिस बाय एनालिसिस। हाँ, सोचते ही रह जाना। बिल्कुल। यानी सोचते ही रह जाना और कभी एक्शन न लेना। इसका समाधान जैसा स्रोत सुझाते हैं है खुद को लिमिट करना। दूसरी या ज्यादा से ज्यादा तीसरी कोटि से आगे न जाएं और एक सोचने की टाइम लिमिट तय करें जिसके बाद आपको फैसला लेना ही है। ठीक है, ज्यादा सोचना भी ठीक नहीं। दूसरा है चिंतन बनाम पूर्वाभ्यास, रुमिनेशन वर्सेस रिहर्सल। कभी कभी हम पिछली गलतियों या छूटे हुए मौकों के बारे में सोचते हुए खुद को कोसने लगते हैं। काश मैंने ऐसा किया होता। हाँ, होता है ऐसा। यह है चिंतन, रुमिनेशन, जो नेगेटिव है और किसी काम का नहीं। स्रोत कहते हैं कि हमें पिछली घटनाओं का एनालिसिस सीखने के लिए करना चाहिए, मतलब भविष्य के लिए रिहर्सल। अच्छा। खुद को दोषी ठहराने के लिए नहीं। फर्क यह है कि पूर्वाभ्यास भविष्य पर फोकस्ड होता है जबकि चिंतन अतीत में अटका रहता है। मतलब अतीत से सीखो, उसमें जियो ने। और तीसरा है अति जटिलता, ओवर कॉम्प्लिकेशन, खासकर ऊडा लूप के साथ। लोग अक्सर इसे बहुत भारी भरकम प्रोसेस बना देते हैं। स्रोत याद दिलाते हैं कि ऊडा का मकसद तेजी और अडेप्टेबिलिटी है। एक ठीक-ठाक योजना पर तेजी से अमल करना और उससे सीखना एक परफेक्ट योजना का इंतजार करने से बेहतर है। कीप इट सिंपल एंड फास्ट। हाँ, मानसिक पूर्वाभ्यास यानी तैयारी, उल्टा सोचने यानी जोखिम कम करना, और दूसरी कोटि की सोच यानी दूरगामी परिणाम देखना, इन सब का एक शक्तिशाली कॉम्बिनेशन है। और इसका फायदा स्रोत साफ करते हैं। आप हैरान होना बंद कर देते हैं। अच्छा। आप सिचुएशंस के लिए बेहतर तैयार होते हैं। आप ज्यादा सोचे समझे स्ट्रैटेजिक फैसले लेते हैं। आप सिर्फ रिएक्ट करने वाले से आगे बढ़कर हालात को शेप देने वाले बन जाते हैं। तो ये थी परतदार सोच पर हमारी गहरी चर्चा, आपके साझा किए गए स्रोतों के आधार पर। अब जाते जाते श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं। जरूर। कुछ ऐसा जो इन स्रोतों के विचारों पर आधारित हो, लेकिन जिस पर हमने आज खुलकर बात नहीं की। हाँ, एक सवाल ये हो सकते हैं, जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, अगर आप आज से ही इस परतदार सोच की तकनीक को अपनी जिंदगी के सिर्फ एक एरिया में लागू करना चाहें, चाहे वो आपका काम हो, रिश्ते हो, सेहत हो या फाइनेंशियल प्लानिंग हो, तो वो कौन सा एरिया होगा जहां आपको लगता है कि इसका सबसे बड़ा और सबसे पॉजिटिव असर पड़ेगा? या फिर ये सोचें, स्रोत हमें सिखाते हैं कि विफलताओं के बारे में पहले से सोचना, मतलब उल्टा सोचना, कितना जरूरी है। हाँ,
क्या होगा अगर हम अपनी भविष्य की योजनाओं में जितनी एनर्जी और टाइम सफलता की कल्पना करने में लगाते हैं, उतनी ही एनर्जी और टाइम संभावित असफलताओं और उनसे बचने के तरीकों पर भी लगाएं। ये सोचने लायक बात है।